Hello students, a very good morning to one and all. In last classes we have covered, actually it is divided, first unit is divided into two parts. First one is engineering materials and their properties, and second part is manufacturing consideration in design. Okay, so we are proceeding in manufacturing consideration in design, which will also divided into four group, you know very well. First one is design consideration of casting, then forging, third one is machined component या machined part, and last one is metal joining. ओके, तो हम लोगों ने आपका लास्ट क्लासेस में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ कास्टिंग। उसके बाद हमने कवर किया लास्ट क्लास में डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ forging, and in today's session we will cover the design considerations of machine parts. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए आपका मशीनिंग हम पे कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग पहले ही बता दिया था उसमें किसमें, फोर्जिंग में, और आपका कास्टिंग में किस कंपोनेंट कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज होता है, कास्टिंग किसकी की जाती है, फोर्ज कंपोनेंट आपका क्यों बेटर होता है, ठीक है, क्यों ऑप्ट करते हैं उसको, और कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें आपका कुछ प्रिंसिपल थे उसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ आपका सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे आपका मशीन कंपोनेंट आपका रिक्वायर्ड होगी, जरूरत पड़ती होगी, जहाँ पे हम लोग, क्योंकि ऑप्शन कई कई सारे रहते हैं आपका, दैट मीन्स आप पार्ट्स कंपोनेंट्स मशीन के वो आप फोर्जिंग से भी बना सकते हैं, मशीनिंग से भी बना सकते हैं, कास्टिंग के थ्रू भी, ठीक है ना। तो आप उनमें से कौन सा आपको बेस्ट सूटेड रहेगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मशीन कंपोनेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जबकि वो किसके लिए था, आपका लास्ट पेपर पढ़ा था किसके लिए, एरोस्पेस के लिए स्पेशली, ठीक है ना, या ऑटोमोबाइल इंजन्स के लिए हम लोग यूज़ करते थे आपका फोर्जिंग का, ठीक है। ऐसा क्यों होता था कि वहाँ पे आपका जो भी स्ट्रेसेस वगैरह थे आपका, ठीक है ना, या इनर्सिया था आपका, लाइट वेटेड था, ठीक है ना, तो इन सब कारण से हम क्या होता था, हम लोग फोर्जिंग का यूज़ करते थे। यहाँ की बात की जाए, दे आर यूजुअली मेड फ्रॉम फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। फिर से कह रहा हूँ, फिर से कंपेयर करो तीनों का, कि फर्स्टली आपका सबसे पहले कास्टिंग था, कास्टिंग में आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, आपने जनरली एक तो कास्ट आयरन किया था आपने, एल्यूमिनियम एलॉयस किया था आपने, और ब्रास किया था, ठीक है ना। लास्ट उसमें क्या था आपका, उसमें थे आपके नॉन फेरस मेटल्स थे, ठीक है ना, नॉन फेरस आपका वहाँ पे मेटल्स थे। यहाँ पे फेरस एंड नॉन फेरस मेटल दोनों का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसमें, मशीनिंग में, ठीक है। दे आर एज स्मॉल एज miniature gear in a wristwatch and as large as huge turbine housing। सेम पहले भी यही था आपका, कोई छोटा छोटा कंपोनेंट ले लो आपका, या कोई सा बड़ा से बड़ा, यहाँ पे छोटा छोटा में दिखाया गया आपका, कोई छोटा सा गियर हो आपका किसी रिस्ट वॉच का, दैट मीन्स कोई जो हम लोग हाथ की कलाई में हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उस पर जो गियर्स यूज़ करते हैं आपका ना, तो छोटा का जो गियर है वो भी आपका मशीनिंग से बन सकता है, ठीक है ना, या फिर बड़े से बड़े टर्बाइन की आपका हाउसिंग ले लो, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपका मशीनिंग के थ्रू आपका पॉसिबल है। ओके, तो मशीन कंपोनेंट्स आर यूज्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिन जहाँ पर आपका मशीन कंपोनेंट आपका यूज होते हैं। ओके, कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग, फर्स्ट वन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा अपने आप को। कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग प्रिसीजन एंड हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, जहाँ पे आपका प्रिसाइज प्रोडक्ट चाहिए, प्रिसाइज कंपोनेंट चाहिए, और जिनकी डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको एक हाई लेवल की चाहिए, वहाँ पे क्या होता है, मशीनिंग कंपोनेंट आपका चल रहता है, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा थ्रू द मशीनिंग। ओके, कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग फ्लैटनेस, राउंडनेस, पैरेललिज्म और सर्कुलरिटी ऑफ दियर प्रॉपर फंक्शनिंग। यदि जहाँ भी आपको फ्लैटनेस चाहिए, राउंडनेस चाहिए, या पैरेललिज्म होनी चाहिए, ठीक है, या आपका सर्कुलर सेक्शन है कहीं पे, ठीक है ना, तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जहाँ भी ये सारी चीज़ें आपका रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे क्या होगा आपका, दैट मीन्स मशीनिंग आपका ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगी इन कंपेरिजन टू अदर फंक्शन या अदर प्रोसेसेस। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरचेंजेबल असेंबली, जहाँ पे भी आपका इंटरचेंजेबिलिटी आती है, दैट मीन इंटरचेंजेबल कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ रहे होगे आप, पहले ही हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी या स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं,
तो इंटरचेंजेबिलिटी कहाँ पे आती है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपका इंटरचेंजेबल हो सके, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है आपका, कोई सा भी रैंडमली हमने कोई पिस्टन लिया और कोई सा भी सिलेंडर लिया, ठीक है ना, वो पिस्टन आपको उस सिलेंडर में आपका ईजिली इंटर कर जाए, ठीक है ना, ईजिली इंटर कर जाए और प्रॉपर फंक्शनिंग करे, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट आपका इंटरचेंजेबल है। क्लियर है। ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है और आइडेंटिकल पार्ट्स जहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरचेंजेबल असेंबली, वहाँ पे हम लोग क्या होता है, मशीन पार्ट का यूज़ करते हैं, मशीन कंपोनेंट या मशीन सरफेस का हम लोग उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, कंपोनेंट्स विच आर इन रिलेटिव मोशन, जहाँ पे भी आपका रिलेटिव मोशन होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी फिक्स पार्ट के पावर जब कोई दूसरा पार्ट मूव करता है, जब रिलेटिव मोशन करता है, तो वहाँ पे क्या हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो द जनरल प्रिंसिपल फॉर द डिज़ाइन ऑफ मशीन पार्ट्स आर एज फॉलोज। आप देखते आ रहे हैं पहले भी, चाहे आपको कास्टिंग में हो या फोर्जिंग में हो, कुछ ना कुछ आपका जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही आपका यहाँ पे भी आए कुछ जनरल प्रिंसिपल यहाँ भी हैं, किसमें, मशीनिंग में, जिनमें सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑफ ऑल एवॉइड मशीनिंग। एवॉइड मशीनिंग, मशीनिंग ऑपरेशंस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द components made by casting or forming methods are usually cheaper, therefore as far as possible the designer should avoid machined surfaces। यदि हमें कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो हम कोशिश यही रहेगी कि हम क्या करते हैं, आपका मशीनिंग को अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मशीनिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, वो कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू कास्टिंग और फोर्जिंग, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका कटिंग टूल्स आपका यूज होंगे, मशीनिंग टूल्स यूज़ होंगे, आपका मशीन्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, चाहे आपका लेथ हो रही हो आपका, या मिलिंग मशीन है, ठीक है ना, या ग्राइंडिंग हुई, कुछ भी आपका, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ऑब्वियस बात है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हम लोग मशीनिंग को हम लोग अवॉइड करते हैं। यदि कोई ऑप्शन नहीं रहता है, नहीं हमें चाहिए कि तो फिक्स है कि हमें जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपको मशीनिंग से ही बेटर मिलेगा, उस केस में क्या होगा, हमें मशीनिंग को ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड वन इज स्पेसिफाई लेवल टॉलरेंसेज। जो भी आपका टॉलरेंसेज है आपका, ठीक है ना, वो आपको उस पर ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका लेवल टॉलरेंसेज आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो सेकेंडरी मशीनिंग ऑपरेशन लाइक ग्राइंडिंग और रीमिंग और कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आपका ग्राइंडिंग, जैसे ग्राइंडिंग व्हील का होता है, आपका फैब्रिक मटेरियल का बना होता है, और वो क्या होता है, यदि उसको एक टाइम के बाद उसमें चेंज करना पड़ता है, उसका जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको चेंज करना पड़ता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली रहता है, ठीक है। तो वही दिखाया गया है, द सेकेंडरी मशीनिंग ऑपरेशन लाइक ग्राइंडिंग और रीमिंग आर कॉस्टली, therefore depending upon the functional requirement of the component the designer should specify the most liberal dimensional and geometric tolerances। क्लोजर द टॉलरेंस हायर इज द कॉस्ट, जितना आप क्लोज जाएंगे आपका टॉलरेंस के, उतनी ही कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज एवॉइड शार्प कॉर्नर्स। तो ये तो हमें हर जगह करना है, आपको पता ही है कि जहाँ भी आपका शार्पनेस आएगी, शार्प कॉर्नर्स आएंगे, वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे एरिया डिक्रीज करेगा, और एरिया डिक्रीज करने का मतलब यह है कि स्ट्रेस आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए, दूर कर रखने के लिए, कम करने के लिए क्या होते हैं, शार्प कॉर्नर्स को आपका कोशिश करें वो ना रहे, उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है फिलेट सेक्शन प्रोवाइड करके, ठीक है, थ्रोट सेक्शन दे करके। क्लियर है। तो शार्प कॉर्नर्स रिजल्ट इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन, देयरफॉर द डिजाइनर शुड अवॉइड शेप्स द रिक्वायर्ड शार्प कॉर्नर्स, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका यूज स्टॉक डायमेंशंस। रॉ मटेरियल लाइक बार्स are available in standard sizes. Using stock dimensions eliminates machining operations. For example, a hexagonal bar can be used for a bolt and only the threaded portion can be machined. This will eliminate machining of hexagon surface. That means क्या कहना चाह रहा है कि पहले से कोई सा बार है आपका, वह पर्टिकुलर आपका शेप के बार्स जो हैं वो पहले से ही आपका अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आपको मशीनिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन जो स्टॉक पे है आपके पास प्रॉपर डायमेंशन के जो प्रोडक्ट हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं आपका, इसमें कंपोनेंट है, उनका यूज़ करें, उनके लिए अलग से मशीनिंग ऑपरेशन ना ऑप्ट करें, ना चूज करें, ठीक है ना। अदरवाइज क्या हो गया, अपने आप ही कॉस्ट इसकी बढ़ेगी,
ठीक है ना। फिफ्थ वन इज डिज़ाइन रिजिड पार्ट्स। एनी मशीनिंग ऑपरेशन सच एज टर्निंग और शेपिंग इंड्यूसेस कटिंग फोर्सेस ऑन द कंपोनेंट। ये आपको भी पता है कि आप कहीं भी आपका मेटल रिमूवल कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा आपका, उसके जो जिस बॉडी पे कर रहे हैं उसके स्ट्रेंथ के अपोजिट आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट फोर्स आपका काम करना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो फोर्स कौन काम करता है, वो मशीन करती है। तो मशीन के लिए क्या होगा आपका, और जितनी बॉडी आपका रिजिड रहेगी उतना ही आपका फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा आपको पावर लगानी पड़ेगी, और उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका टूल के डैमेज होने की, ठीक है ना। तो क्या लिख रहा है इसमें, एनी मशीनिंग ऑपरेशन सजेस्ट टर्निंग और शेप इन इंड्यूसेस कटिंग फोर्सेज ऑन द कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स शुड बी रिजिड इनफ टू विदस्टैंड दीज फोर्सेज। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को भी उतना रिजिड होना चाहिए ताकि उस फोर्स को आपको सस्टेन कर सके। इन दिस रिस्पेक्ट कंपोनेंट्स विद थिन वॉल्स और वेव्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जिनकी थिकनेस काफ़ी कम है वो इन सेक्शंस को में इन आपका वॉल को आपका इन वेव, जहाँ पे वेव सेक्शन देना है आपका या थिन वॉल देनी है, तो वहाँ पे क्या है आपका, वहाँ पे काफ़ी रिजिड होना चाहिए, या तो फिर इनको इन सेक्शन को अवॉइड किया जाए, ओके, या किसी अदर मेथड से अदर प्रोसेस से इनको बनाया जाए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन इज अवॉइड शोल्डर्स एंड अंडरकट्स। आपको जो भी आपका शोल्डर प्रोवाइड करते हैं या जो अंडरकट देते हैं, जहाँ पे क्या होता है थिन सेक्शन आ जाता है ना, तो थिन सेक्शन आएगा फिर वही एरिया डिक्रीज करेगा, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेट करेगा, फेलियर के चांसेस रहेंगे, ओके, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। शोल्डर्स एंड अंडरकट्स यूजुअली इन्वॉल्व सेपरेट ऑपरेशंस एंड सेपरेट टूल्स। इनके लिए टूल्स भी आपका अलग लगता है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स जो कि क्या करते हैं आपका वहाँ पे कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट को इम्प्रूव करते हैं, सॉरी इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी लागत बढ़ रही है तो कोशिश करें कि इनको अवॉइड किया जाए, ओके। अवॉइड हार्ड मटेरियल। आपको पता है अभी अभी हाल ही में डिस्कस किया था आपका, जिसकी हार्डनेस आपकी ज़्यादा होगी तो उसके लिए क्या होगा आपका टूल का, यदि मान लिया जैसे आप माइल्ड स्टील का टूल यूज़ करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, आपका एचएसएस का टूल, हाई स्पीड स्टील का टूल आप यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए कंपोनेंट ही एचएसएस का है तो ऑब्वियस बात क्या करना पड़ेगा आपको, आयरन कार्बाइड, उससे आपका हार्डर मटेरियल आपका कंपोनेंट का, सॉरी टूल का होना चाहिए, ठीक है ना। तो हार्ड मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू मशीन। जो जिनकी हार्डनेस ज़्यादा है, कार्बन परसेंटेज जिनमें ज़्यादा है, कोई हाई कार्बन स्टील है आपका, ठीक है ना, तो उसको आपका मशीनिंग करना थोड़ा टफ होता है। दे शुड बी अवॉइडेड अनलेस सच प्रॉपर्टीज आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इन सब उन उन कंपोनेंट को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, या तो फिर आपको उनको हीट ट्रीटेड कर लो, आप पहले उनको कंपोनेंट को हीट ट्रीटेड करेंगे और उसके बाद उनकी क्या करें, आपका हार्डनेस को डिक्रीज करें, डक्टिलिटी को इंक्रीज करिए, उसके बाद जाके उसको मशीनिंग करिए। उससे क्या होगी आपका अपने आप फिर से क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी हीट ट्रीटमेंट से, ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, आपका अवॉइड करेंगे, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हॉट एंड कोल्ड वर्किंग के बारे में आपका डिस्कस करेंगे। हॉट एंड कोल्ड वर्किंग क्या होती है, देखिए आपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बारे में अच्छे से आप जानते हैं। तो यदि किसी कंपोनेंट में आप इसको यदि हीट ट्रीट कर रहे हैं और उसको क्रिस्टल, जो से क्रिस्टल साइज आपका रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, दैट मीन्स उसके जो ग्रेन साइज है आपको चेंज हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। और इस टेम्परेचर के ऊपर जब हम किसी मीटर पे वर्क करते हैं, किसी मीटर पे काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका हॉट वर्किंग कहलाती है। और इसके नीचे यदि आप काम किया जाता है, ठीक है ना, तो वो आपको कोल्ड वर्किंग कहलाती है, ओके। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच न्यू स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल्स इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, न्यू क्रिस्टल ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, दैट मीन्स जो कि क्या होगा, ग्रेन साइज नए तैयार होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल डिफॉर्मेशन मेथड्स, नेमली हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। आपको पता है दो तरीके होते हैं यहाँ पे डिफॉर्मेशन के, एक होता है आपका हॉट वर्किंग, दूसरा आपका कोल्ड वर्किंग। मेटल डिफॉर्मेशन प्रोसेस दैट आर कैरीड आउट एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, दैट मीन्स वही चीज़ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर यदि आप काम करते हैं तो उसके वो क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को हॉट वर्किंग कहते हैं। एंड जैसे कि एग्जांपल के लिए हॉट रोलिंग, हॉट फोर्जिंग, हॉट स्पिनिंग, हॉट एक्सट्रूजन एंड हॉट ड्राइंग आर हॉट वर्किंग प्रोसेसेस। सारी चीज़ें आपका, चाहे आपका रोलिंग हो, फोर्जिंग हो, स्पिनिंग हो या एक्सट्रूजन हो या ड्राइंग हो,
ये सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जब आप आते हैं प्रोडक्शन में फोर्थ सेमेस्टर में, तब भी आपने पढ़ा है। बीएमए की आपने लैब की है, उसमें भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ से आप फेमिलियर हैं, ठीक है ना। मेटल डिफॉर्मेशन प्रोसेस दैट आर कैरीड आउट बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आर कॉल्ड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, ठीक है ना। दैट मीन्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के लिए आप नीचे काम करते हैं किसी भी मेटल पर, ठीक है ना, जैसे आपका रोलिंग हो गया आपका, या फोर्जिंग है, या वही सारी चीज़ें, कोल्ड रोलिंग, कोल्ड फोर्जिंग, कोल्ड स्पिनिंग, कोल्ड एक्सट्रूजन एंड कोल्ड ड्रॉइंग। तो ये सारे क्या प्रोसेस क्या होते हैं आपका, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कहलाते हैं। हॉट वर्किंग प्रोसेस हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस, कुछ न कुछ आपका इसके एडवांटेजेस हैं हॉट वर्किंग के। हॉट वर्किंग रिड्यूसेस स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग आपका ये कम से कम होती है। हॉट रोल्ड कंपोनेंट्स हैव हायर टफनेस एंड डक्टिलिटी, उसकी डक्टिलिटी और टफनेस आपका कुछ प्रॉपर्टी आपका इंक्रीज करती हैं तो कुछ डिक्रीज करती हैं, ऑब्वियस सी बात है। दे हैव बेटर रेजिस्टेंस टू शॉक एंड वाइब्रेशन, ये हमें पहले से ही पता है कि ठीक कोई भी मटेरियल आपका टफ है, जैसे कास्ट आयरन की बात किया जाए तो क्या होता है आपका टफ मटेरियल होता है, बट हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और जो भी टफ मटेरियल होता है वो क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस आपका उसका अच्छा होता है, शॉक एंड वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसकी अच्छी होती है। हॉट वर्किंग इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बाई रिफाइनिंग द ग्रेन स्ट्रक्चर एंड अलाइनिंग द ग्रेन्स ऑफ द मेटल विद द फाइनर काउंटर्स ऑफ द पार्ट्स। दिस इज पर्टिकुलर ट्रू फॉर फोर्ज पार्ट, ये आपको पता है, ये टोटली किसके लिए, आपका फोर्जिंग के लिए ही आपका ट्रू है। हॉट वर्किंग रिड्यूसेस रेसिडुअल स्ट्रेस इन द कंपोनेंट, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेसेस को आपको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है ना। हॉट वर्किंग प्रोसेस हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हॉट, पहला क्या है आपका, इन रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ द सरफेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यहाँ पे आपका तुरंत की तरह आपका ऑक्सीडेशन होता है हाई टेम्परेचर के कारण से, तो ये आपका एक यहाँ इसका ड्रॉबैक है। दूसरा है आपका हॉट रोल्ड कंपोनेंट्स है पुअर सरफेस फिनिश, ये भी आपका बिल्कुल सही है, आपने डिफेक्ट्स पढ़े होंगे कई सारे, ठीक है ना। तो हॉट रोलिंग में क्या होता है, वहाँ पे आपको सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितनी आपको मशीनिंग वगैरह में मिल जाती है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड वन इज हॉट वर्किंग रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टूल्स, ये आपको ऑब्वियस बात है, टूल्स भी आपको यहाँ पे एक्सपेंसिव टूल्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। अभी हो गया आपका हॉट वर्किंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अब यदि बात की जाए कोल्ड वर्किंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवांटेज की बात करेंगे। कोल्ड रोल्ड कंपोनेंट हैव हायर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। थोड़ा सा आप दोनों में कंपेयर करते रहिएगा तो आपको लर्न करने में ईजी होगा, ठीक है ना। कोल्ड वर्क कंपोनेंट है बेटर सरफेस फिनिश देन हॉट रोल, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, आपका हॉट वर्किंग में सरफेस अच्छी नहीं मिल पाती है, तो कोल्ड वर्किंग में आपको वो मिलेगी ही मिलेगी। द डायमेंशन ऑफ कोल्ड रोल पार्ट्स आर वेरी एक्यूरेट, ठीक है ना, ये आपका एक्यूरेसी आपको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। द टूलिंग रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड वर्किंग इज कंपेरेटिवली इनएक्सपेंसिव, ठीक है ना, जैसे उसमें आपका एनविल वगैरह हो गया, या फिर इनको मटेरियल जो होल्ड करने के लिए, ठीक है ना, तो ये सारे टूल आपका इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस, इसके दो आपका डिसएडवांटेजेस हैं। कोल्ड वर्किंग रिड्यूसेस टफनेस एंड डक्टिलिटी, ऑब्वियस बात है उसमें टफनेस आपका इंक्रीज हो रही थी तो इसमें डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, जिससे क्या होता है आपका शॉक एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसकी कम होगी। कोल्ड वर्किंग इंक्लूड्स रेसिडुअल स्ट्रेस इन द कंपोनेंट, उसमें आपका डिक्रीज कर रहा था तो इसमें क्या होगा आपका, सॉरी, उस पर रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्या हो रहा था आपका एलिमिनेट कर रहे थे, ये क्या हो जाएगा उसको वहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिलेटिव, दैट मीन्स इन आपका इन स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें एक हीट ट्रीटमेंट इस पर ऑपरेशन करने होंगे। क्लियर है। तो ये इसके दैट मीन्स ये जो टोटल है, ये टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसको लर्न करें, 2-3 बार रीडिंग मारेंगे अपने आप सारा दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें किसी कहीं पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओके। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ वेल्डिंग, दैट मीन मेथड ज्वाइनिंग प्रोसेस, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। इसमें यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।